दोस्तों, जब भी हम किसी सफल कलाकार को देखते हैं तो उनकी लेविश लाइफ देखकर मन में उनकी तरह ही जीने की इच्छा होती है। हालांकि हम कभी भी उनके स्ट्रगल के बारे में नहीं सोचते। हर एक्टर के लिए बॉलीवुड में जगह बनाना इतना आसान नहीं होता। किसी भी कलाकार को सबसे पहले उसके लुक के आधार पर जज किया जाता है। ऐसे कई सेलेब्स हैं जिनके आज भले ही लाखों करोड़ों फैंस हों, लेकिन जब वे इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें अपने लुक के कारण काफी स्ट्रगल करना पड़ा। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे मनीषा कोइराला की। 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से एक मनीषा कोइराला ने कई फिल्मों में काम किया। सौदागर से लेकर अकेले हम अकेले तुम तक जैसी कई फिल्मों में शानदार एक्टिंग करने वाली मनीषा कोइराला को ऑडियंस की पसंदीदा एक्ट्रेस माना जाता था। मनीषा कोइराला के पिता नेपाल राजनीति में कैबिनेट मंत्री हैं। आपको बता दें कि मनीषा कोइराला नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की नातिन है। मनीषा का एक भाई भी है जिसका नाम सिद्धार्थ कोइराला है और वो एक बॉलीवुड एक्टर है। दोस्तों, आपको बताते चले कि मनीषा सिर्फ पर्दे पर दुधिया रोशनी में जगमगाती हीरोइन नहीं है। उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को मात दी है। कल्पना कीजिए कैसा होगा वो पल जब स्टारडम की ऊंचाइयों को छू रही मनीषा और उनकी चमचमाती जिंदगी के आगे अचानक घना अंधेरा दिखने लगा होगा। ये वो पल था जब मनीषा कोइराला को पता चला कि उन्हें आखिरी स्टेज का ओवेरियन कैंसर है। अब हम जानते हैं कि नेपाल के एक बड़े राजनीतिक परिवार में पली बड़ी मनीषा कोइराला राजनीति में नहीं बल्कि फिल्मों में आना चाहती थी। इसीलिए वो बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने आई। लेकिन मनीषा कोइराला ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी इनकी लाइफ में ऐसी घटनाएं भी घटी, इसके बारे में सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि एक समय बॉलीवुड पर राज कर रही अभिनेत्री अचानक क्यों बॉलीवुड से गायब हो गई। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, बता दें कि मनीषा कोइराला के दादा नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिनका नाम विशेष प्रसाद है और पिता प्रकाश राजनीति में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मनीषा की शुरुआती पढ़ाई नेपाल में नहीं बल्कि बनारस के वसंत कन्या महाविद्यालय से हुई है। मनीषा बचपन से ही डॉक्टर बनकर दूसरों की सेवा करने की चाह रखती थी, लेकिन खूबसूरती और अच्छी एक्टिंग स्किल्स होने के चलते उनके लिए फिल्मी दुनिया के द्वार खुल गए। इसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में मनीषा की शुरुआती पहचान एक नेपाली बॉलीवुड अभिनेत्री के तौर पर बनी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1989 में एक नेपाली फिल्म से की। इसके बाद 90 के दशक में उन्होंने कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, गोविंदा, संजय दत्त के साथ भी काम किया। हर किसी की तरह मनीषा का सफर भी फिल्मों में आने से पहले बहुत ही मुश्किलों भरा हुआ था। उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचने से पहले अपने जीवन में बहुत सी असफलताएं देखी जिसका उनकी मेहनत पर कोई असर नहीं पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीषा कोइराला एक बार ऑडिशन दे रही थी, लेकिन ऑडिशन के दौरान एक डायरेक्टर ने उन्हें टेरिबल एक्ट्रेस कहकर रिजेक्ट कर दिया था। आपको बता दें कि वो डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि जाने माने मशहूर शख्स वेदु विनोद चोपड़ा थे। उन्होंने मनीषा की एक्टिंग को देखकर उनकी काफी आलोचना की थी और उनकी एक्टिंग को बकवास बताया, लेकिन उस वक्त शायद उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि यही एक्ट्रेस आगे चलकर हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली है। वेदु की ये बात मनीषा के दिल पर लग गई और वो मनीषा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था और उन्होंने ठान लिया कि वो एक दिन मशहूर अभिनेत्री के रूप में खुद को तराशेंगी। मनीषा की फिल्मी करियर की बात की जाए तो आपको बता दें कि मनीषा कोइराला ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1991 में सुभाष घई द्वारा निर्देशित फिल्म सौदागर से की थी। और दोस्तों, फिल्म में उस समय दो लेजेंड कलाकार राजकुमार, दिलीप कुमार एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई दिए थे। ये फिल्म उसे साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई थी। पहली फिल्म ने कोइराला को रातों रात हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया था। उन्होंने उस दौर में खुद को अभिनय के चलते हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में शुमार कर लिया था। साल 1996 में पार्थिव घोषित निर्देशित फिल्म अग्निसाक्षी और साथ ही में निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी ने मनीषा को इंडस्ट्री की टॉप लीडिंग हीरोइन बना दिया। दोनों ही फिल्मों में मनीषा के दो अलग अलग रूप देखने को मिले। पहली फिल्म अग्निसाक्षी में मनीषा अपने एक बीमार पति का ध्यान रखते हुए एक पतिव्रता पत्नी के रूप में दर्शाई गई। वहीं दूसरी फिल्म खामोशी में वो अपने गूंगे माँ बाप का ध्यान रखने वाली एक प्यारी सी एनी की भूमिका निभाती हुई नजर आई। दोनों ही फिल्मों में उनके अभिनय को देख सभी आलोचक दांतों तले उंगली दबाए रह गए। साल 1997 में मनीषा बॉबी देओल और काजोल के ऑपोजिट फिल्म गुप्त द हिडन ट्रुथ में नजर आई, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इसी साल वो पहली बार बड़े पर्दे पर शाहरुख खान के साथ फिल्म दिल से में नजर आई। इस फिल्म ने मनीषा कोइराला को आलोचकों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया दिलाई थी। साथ ही उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नामांकन भी मिला। साल 1999 में वो फिल्म मन
और अजय देवगन स्टार और फिल्म धागे में नजर आई। फिल्म मन में उनकी लाजवाब एक्टिंग देख आलोचकों ने उन्हें मीना कुमारी तक की उपाधि दे डाली थी। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई। साल 2000 में वो मल्टी स्टार फिल्म लज्जा में नजर आई। इस फिल्म में उनका अभिनय काबिले तारीफ था। इसके बाद वो 2002 में अजय देवगन स्टार फिल्म कंपनी में नजर आई। इस फिल्म के लिए उन्हें तीसरी फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों, इन सब के अलावा अगर मनीषा के निजी जीवन के बारे में बात करें तो इनका निजी जीवन काफी दर्दनाक रहा। बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में देने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब मनीषा का करियर ढलान पर जाने लगा था। उस वक्त इन सब से उभरने के लिए अभिनेत्री ने शराब और ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया। मनीषा कोइराला ने साल 2010 में सम्राट दहल से शादी की, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और साल 2012 में दोनों का तलाक हो गया। दरअसल मनीषा कोइराला और सम्राट दहल एक दूसरे से फेसबुक पर मिले थे। यही से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। सम्राट मनीषा से 7 साल छोटे थे, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वो सम्राट दहल से ही शादी करेंगी। मनीषा ने अपने अफेयर को काफी समय तक छुपाए रखा और अचानक शादी की खबर से लोगों को हैरान कर दिया था। मनीषा ने साल 2010 में सम्राट से शादी की तो दोनों की शादी रीति रिवाज के साथ काठमांडू में हुई थी। मनीषा कोइराला सम्राट के रिश्ते में प्यार का परवान जितनी जल्दी चढ़ा उतनी जल्दी उतर भी गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्तों में मतभेद की खबरें आने लगीं। दोनों के बीच मतभेद इतना बढ़ गया कि जल्द ही इन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस वक्त मनीषा कोइराला अपने पति के बर्ताव से काफी परेशान हो गई थी। फिल्मी बीट की रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त मनीषा कोइराला ने अपने पति पर कई आरोप लगाए थे। मनीषा ने कहा उनके पति ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कभी सोच भी नहीं सकती कि कोई इंसान अपनी पत्नी के लिए इतना बुरा हो सकता है। यही नहीं, मनीषा कोइराला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर पति से अलग होने की खबर शेयर की थी। हालांकि पोस्ट कुछ देर बाद ही डिलीट कर दिया गया था। इसी के बाद से ही दोनों के बीच तलाक की खबरें आनी शुरू हो गई और फाइनली 2012 में जाकर दोनों का तलाक हो गया। इन सारी चीजों को झेलते झेलते मनीषा इतनी टूट गई कि उन्हें इन सबको भुलाने के लिए दारू का सहारा लेना पड़ गया। साल 2012 में मनीषा की तबीयत अचानक कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, जिसके बाद वो मुंबई के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुई। इलाज के दौरान उन्हें पता चला कि उनके गर्भाशय में कैंसर है। इस खबर के बाद से तो जैसे मनीषा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये कैंसर उनको मार डालेगा। हालांकि इसके बाद मनीषा ने न्यूयॉर्क में अपना इलाज कराया। लगभग 1 साल चली ट्रीटमेंट के बाद जब वो ठीक होकर लौटी तो उन्होंने फैंस को इसकी जानकारी दी। कैंसर से उभरने के बाद मनीषा कोइराला ने अपनी किताब कैंसर गिव्स मी अ न्यू लाइफ लॉन्च की। 6 महीने तक लगातार संघर्ष और मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर मनीषा ने कैंसर से जिंदगी की जंग जीत ली। इसी जंग के बारे में राजेश मित्तल ने मनीषा कोइराला से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बात की। उनका मनीषा जी से जो सवाल था, ये वाली बीमारी हो जाए तो इससे निपटने का सही तरीका क्या है। इसके बाद मनीषा ने काफी अच्छा जवाब उनके सामने रखा। कैंसर हो या कोई दूसरी बीमारी, जरूरी है कि इसके बारे में आप खुद सब कुछ जानें। मैंने ऐसा ही किया था। मुझे आखिरी स्टेज का कैंसर था। जानती थी कि सर्जरी के दौरान मेरी मौत भी हो सकती है, लेकिन मैंने सोचा कि मरना तो है ही, कोशिश करने में क्या हर्ज है। गूगल की मदद से इसकी सर्जरी के बेस्ट डॉक्टर की खोज की। इस बीमारी के बारे में ढेर सारे लेख पढ़े। मुझे इसका बहुत फायदा मिला। अपने इलाज के बारे में सही फैसले ले पाई। जब डॉक्टर अपना काम कर चुके होते हैं तो फिर खुद आपको अपने लिए काम करना पड़ता है। इस दौरान दिमागी संतुलन बनाए रखें। खुद की सेहत सुधारने के लिए जो भी कोशिश कर सकते हैं वो करें। सबसे अहम बात है खुद में हौसला बनाए रखना और डॉक्टर की हर बात पर अमल करना। बीमारी हो जाए तो हमें ये कबूल करना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कुछ असंतुलन था, जिसे ठीक करने के लिए ये बीमारी आई है। अब अपनी उस गलती को मुझे दुरुस्त करना है। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मनीषा कोइराला के बारे में जानकर और मनीषा कोइराला का उसकी बीमारी के प्रति उसका जवाब जानकर आपको बहुत कुछ जानने को मिल गया होगा। तो ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।